जॉन रॉल्स एक अमेरिकी विचारक थे जिन्होंने राजनीति और समाज के बारे में नई सोच दी। उनका मानना था कि एक अच्छा समाज वो होता है जहां सभी लोगों के पास बराबर अधिकार हों और सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र में सरकार की ताकत का सही इस्तेमाल कैसे होना चाहिए ताकि सबका भला हो। उन्होंने दुनिया के देशों के बीच शांति और सम्मान बनाए रखने का तरीका भी सुझाया। रॉल्स का जन्म मेलन के बाल्टीमोर में हुआ था। उनके पिताजी वकील थे और मां एक सामाजिक संगठन से जुड़ी। उन्होंने प्रिंसटन, कॉर्नेल और ऑक्सफोर्ड जैसे संस्थानों में पढ़ाई की और कई नामी लोगों के साथ काम किया। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत लंबे समय तक पढ़ाया। उनकी जिंदगी ज्यादातर पढ़ने लिखने में बीती, लेकिन 2 युद्धों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। कॉलेज के समय वो बहुत धार्मिक थे और पादरी बनने का सोच रहे थे, लेकिन जब वो सैनिक बनकर दूसरे विश्व युद्ध में गए तो उन्होंने अपने आसपास मौत और हिंसा देखी। इससे उनका ईमान डगमगाया और उन्होंने धर्म छोड़ दिया। बाद में जब वियतनाम युद्ध हुआ तो उन्होंने उसकी आलोचना की क्योंकि उसमें गरीब और अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था। इस वजह से उन्होंने अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली की कमियों पर सोचना शुरू किया और ये समझने की कोशिश की कि लोग सरकार के गलत फैसलों का विरोध कैसे कर सकते हैं। उनका सबसे मशहूर विचार था न्याय के रूप में बराबरी, जिसमें उन्होंने बताया कि एक समाज कैसे न्याय संगत बन सकता है। उन्होंने इसे अपनी किताब अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में पूरी तरह समझाया। बाद में उन्होंने इसी सोच को अपनी दूसरी किताबों में भी दोहराया और भी साफ किया। उनकी सोच के मुताबिक राजनीति का काम सिर्फ कानून बनाना नहीं है, बल्कि 4 बड़े काम करना होता है। पहला, जब समाज में लोग आपस में बहुत लड़ने लगे तो राजनीति उन्हें एक जैसा सोचने का आधार दे सकती है ताकि शांति बनी रहे। दूसरा, ये हमें बताती है कि हम अपने समाज में किस तरह के इंसान हैं और दूसरों से हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। तीसरा, राजनीति हमें ये सोचने में मदद करती है कि समाज और सरकार को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। और चौथा, राजनीति हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि हमारा समाज और उसका इतिहास सिर्फ अन्याय और गलतियों से भरा नहीं है, बल्कि उसमें कुछ अच्छा और समझदारी भरा भी है। रॉल्स की सोच में अपनापन था। उन्होंने समाज को एक परिवार की तरह देखा जहां हर किसी की इज्जत होनी चाहिए। उनकी बातें आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। रॉल्स अपने काम को लोकतंत्र में आजादी और बराबरी के बीच लंबे समय से चले आ रहे टकराव को समझाने की कोशिश मानते। वो ये समझने का तरीका बताते हैं कि कोई इंसान खुद को एक ऐसे समाज का बराबरी वाला और आजाद नागरिक कैसे माने जो सबके लिए न्यायपूर्ण हो। उनका सपना एक ऐसा लोकतांत्रिक देश था जो खुद भी न्यायपूर्ण हो और दुनिया में शांति बनाए रखने में मदद करे। जो लोग इस बात से परेशान होते हैं कि बाकी लोग उनकी सोच को क्यों नहीं समझते, रॉल्स उन्हें ये समझाते हैं कि अलग अलग सोच होना कोई कमी नहीं, बल्कि ये आजादी की पहचान। रॉल्स का मानना था कि राजनीति सिर्फ नैतिकता का इस्तेमाल नहीं है। उनके मुताबिक कोई भी नियम उसी पर निर्भर करता है कि वो किस चीज पर लागू हो रहा है। इसलिए वो राजनीति को अलग अलग हिस्सों में बांटकर सोचते थे। सबसे पहले उन्होंने एक ऐसे लोकतांत्रिक समाज की बात की जो पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। फिर वो एक ऐसे समूह की बात करते हैं जिसमें दुनिया के सभी देश शामिल हों। उन्होंने ये भी इशारा किया कि इंसान और जानवरों के रिश्तों जैसे और भी हिस्सों पर यही तरीका लागू किया जा सकता है। जब तक हर हिस्से के लिए सही सिद्धांत नहीं बन जाते, तब तक पूरी समझ नहीं मानी जा सकती। हर हिस्से में भी रॉल्स पहले आदर्श स्थिति पर सोचते हैं और फिर असली हालात पर। आदर्श सोच में मान लिया जाता है कि सभी लोग नियमों का पालन करेंगे और समाज की हालत ठीक है। जैसे लोग भूखे नहीं हैं
और देश बिखर नहीं रहे। पहले आदर्श सोच को समझना जरूरी है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि सही दुनिया कैसी होनी चाहिए। फिर हम ये सोच सकते हैं कि अगर हालात वैसे नहीं हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे अगर हमें ये समझ आ जाए कि एक स्वस्थ इंसान के लिए क्या न्याय है, तो बीमार या कमजोर लोगों के लिए भी हम बेहतर नियम बना सकते हैं। रॉल्स का कहना है कि राजनीति को समझने का असली तरीका ये है कि हमारे सभी विचार आपस में मेल खाते हों। इसे ही वो संतुलन की सोच कहते हैं। इसमें हमारे छोटे छोटे फैसले, जैसे कि धार्मिक भेदभाव गलत है, हमारे बड़े विश्वासों जैसे कि हर नागरिक के कुछ अधिकार होते हैं से जुड़ते हैं। और ये बड़े विश्वास फिर हमारी सबसे गहरी सोच से मिलते हैं कि हर इंसान आजाद और बराबर है। अगर ये सब सोचें आपस में एक दूसरे को सहारा देती हों, तभी हमारा विश्वास सही माना जा सकता है। हालांकि पूरी तरह से संतुलन वाली सोच हासिल करना मुश्किल है, लेकिन इसकी तरफ बढ़ा जा सकता है ताकि अपने भरोसे और फैसलों को ज्यादा मजबूती मिल सके। इसके लिए सबसे पहले इंसान अपने उन नैतिक फैसलों से शुरुआत करता है जो उसने बिना किसी दबाव या झिझक के सोच समझ कर लिए होते हैं, जैसे कि गुलामी गलत है या हर नागरिक बराबर होता है। इन्हीं बातों को शुरुआत की पक्की सोच मानकर वो बाकी सभी विश्वासों को इनसे मिलाकर एक जैसा बनाने की कोशिश करता है। इस कोशिश में कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटा फैसला किसी बड़े विश्वास से टकरा जाए या कोई बहुत गहरी सोच किसी खास मामले में फिट न बैठे। ऐसे में अपनी सोच को बार बार ठीक करना पड़ता है ताकि सब कुछ आपस में अच्छे से जुड़ा रहे। जब ये आपसी मेल जोल वाली सोच थोड़ी बहुत बन जाती है, तो इसे और मजबूत बनाने के लिए इंसान पुरानी राजनीतिक सोचों और उनकी आलोचनाओं को भी देखता है और फिर अपने विचारों को फिर से ढालता है। धीरे धीरे इस तरह से सोचने की आदत से इंसान उस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करता है जहां कई अलग अलग बातों पर सोचने के बाद भी उसकी पूरी सोच में एक जुड़ाव बना रहता है। इस सोच में सबसे जरूरी होता है कि हर विचार एक दूसरे से मेल खाए। यही वजह है कि ये तरीका उस सोच से अलग होता है जो कुछ खास विचारों को बिल्कुल पक्का मानती है और बाकी सारे विचारों को उन्हीं पर टिका देती। संतुलन वाली सोच में कोई भी विचार बदल सकता है अगर उससे बाकी सोच को और अच्छा जोड़ा जा सके। इस तरह सोचते हुए इंसान को कई बार अपनी गहरी बातों जैसे आत्मा, आजादी या सच को जानने के तरीकों को भी ध्यान में लाना पड़ सकता है। लेकिन रॉल्स मानते हैं कि असली और असरदार राजनीतिक सोच इन भारी भरकम बातों से अलग होकर भी की जा सकती है। उनका मानना था कि असली तरक्की तभी होगी जब हम पहले राजनीति और नैतिकता को अच्छे से समझें, फिर उस आधार पर गहरी सोचों की बात करें, न कि उल्टा कर। जब एक समाज आजाद होता है तो उसमें लोग अलग अलग सोच और विश्वास रखते हैं। कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी और को, या फिर कोई कुछ नहीं मानता। सबकी जिंदगी और उनके रिश्तों को लेकर सोच भी अलग होती है, लेकिन किसी भी देश में एक ही कानून लागू होता है। जैसे या तो किसी एक धर्म को सरकारी मान्यता मिलेगी या नहीं, महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा या नहीं, गर्भपात या समलैंगिक शादी को मंजूरी मिलेगी या नहीं, और अर्थव्यवस्था एक खास तरीके से चलेगी या किसी और तरीके से। रॉल्स कहते हैं कि एक जैसे कानून को इतने अलग अलग सोच रखने वाले लोगों पर लागू करना दो बड़ी दिक्कतें खड़ी करता है। पहली है सही तरीके से सत्ता का इस्तेमाल करना। जब लोग अलग अलग सोच रखते हों तो उन सब पर एक जैसा कानून लागू करना कैसे सही माना जाए। दूसरी दिक्कत है स्थिरता। जब कोई इंसान खुद से बिल्कुल अलग सोच रखने वालों द्वारा बनाए गए कानून को मानने के लिए मजबूर हो तो वो उसे मानने के लिए तैयार क्यों होगा। और अगर ज्यादातर लोग कानून नहीं मानेंगे तो कोई भी समाज ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। रॉल्स इन दोनों सवालों का जवाब अपने राजनीतिक आजादी वाले विचार से देते हैं। ये सोच उनके न्याय के विचार से अलग है। ये सोच पहले इन बुनियादी बातों को समझाती है कि कानून और समाज
कैसे सही तरीके से और टिकाऊ तरीके से चल सकते हैं, और फिर उसी जमीन पर न्याय की बात रखी जाती है। लोकतंत्र में राजनीतिक ताकत असल में जनता की ताकत होती है। लेकिन जब एक ही देश में बहुत सारे सोच और विश्वास वाले लोग रहते हों, तो सवाल उठता है कि क्या एक समूह को दूसरों पर अपनी बात थोपने का हक है? रॉल्स कहते हैं कि किसी भी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल तभी सही माना जाएगा जब वो ऐसे संविधान के मुताबिक हो जिसे सभी नागरिक, जो आजाद और बराबरी वाले हैं, अपनी समझ और इंसानियत की सोच से सही मान सके। इसका मतलब ये है कि कानून या नियम तभी लागू किए जाने चाहिए जब सभी नागरिक उन्हें एक हद तक सही और जरूरी माने। कानून का जोर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे लोग मजबूरी में माने, बल्कि ऐसा होना चाहिए जिसे लोग अपनी मर्जी से सही समझे। कोई भी नागरिक जब किसी नियम को माने तो वो उसे डर या धोखे में आकर न माने, बल्कि समझदारी से माने। लेकिन यही सोच एक बड़ी चुनौती भी बन जाती है कि आखिर कौन सा संविधान या कानून ऐसा होगा जिसे हर तरह के नागरिक सही माने। रॉल्स का जवाब यहीं से शुरू होता है कि पहले ये समझा जाए कि एक समझदार नागरिक कौन होता है। एक समझदार नागरिक ऐसा होता है जो अपने समाज में सभी के साथ मिलकर नियमों के हिसाब से जीना चाहता है। वो चाहता है कि जो नियम बनाए जाएं, वो सभी के लिए बराबर और मानने लायक हों। वो खुद भी उन नियमों का पालन करता है और दूसरों से भी उम्मीद करता है। अगर उसे कभी अपने किसी निजी फायदे का त्याग भी करना पड़े, फिर भी वो समाज के अच्छे नियमों के लिए तैयार रहता है। हर समझदार नागरिक का खुद का सोचने का तरीका होता है। वो किसी धर्म को मानता है, अपनी जिंदगी की कुछ सच्चाइयों पर यकीन करता है, सही गलत को लेकर उसका अपना नजरिया होता है। लेकिन फिर भी वो दूसरे लोगों पर अपनी सोच थोपना नहीं चाहता, अगर वो भी मिल बैठकर चलने को तैयार हो। भले ही वो खुद को सही मानता हो, लेकिन जब बात समाज की हो तो वो दूसरों की सोच का भी सम्मान करता है। रॉल्स कहते हैं कि समझदार लोग इस बात को मानते हैं कि हर इंसान की सोच अलग हो सकती है और इसके पीछे वजहें भी होती हैं, जैसे किस माहौल में कोई बड़ा हुआ, उसका पेशा क्या है, उसका अनुभव कैसा रहा, इन सब का असर उसकी सोच पर पड़ता है। इसलिए समझदार लोग ये मानते हैं कि धर्म, दर्शन और नैतिकता जैसे गहरे मुद्दों पर अच्छे लोग भी अलग अलग नतीजों पर पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि वो अपनी सोच को किसी और पर थोपने की कोशिश नहीं करते। रॉल्स के हिसाब से एक समझदार नागरिक इंसान की असली फितरत को दिखाता है। इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला, जिद्दी या ताकत का भूखा नहीं होता। इंसान के अंदर दूसरों के लिए इज्जत और सहनशीलता की भी ताकत होती है। यही इंसानी खूबी उम्मीद जगाती है कि लोकतांत्रिक समाज में जो अलग अलग सोच है, वो सिर्फ फर्क नहीं बल्कि समझदारी वाले फर्क हों। रॉल्स को उम्मीद है कि धर्म, नैतिकता और सोच की जो अलग अलग धारणाएं लोग मानते हैं, वो खुद भी सहनशीलता को मानेगी और लोकतांत्रिक समाज के जरूरी नियमों को स्वीकारेंगी। जैसे कोई इंसान अगर ईसाई धर्म को मानता है या इस्लाम को या फिर नास्तिक है, तो भी अगर वो समझदार है तो वो दूसरों पर अपने धर्म को थोपना नहीं चाहेगा। लेकिन ये बात समस्या को पूरी तरह हल नहीं करती, क्योंकि अगर सभी लोग भले ही समझदार हों, फिर भी किसी एक सोच को समाज के संविधान की बुनियाद बनाना गलत होगा। जैसे कोई मुस्लिम या नास्तिक ईसाई सोच को समाज के लिए सही नियम मानने को नहीं कहेगा, और ईसाई भी इस्लाम या नास्तिक सोच को नहीं मानेगा। इसीलिए कोई भी पूरी सोच ऐसी नहीं हो सकती जिसे हर समझदार इंसान मान ले। इसलिए उस सोच के आधार पर जबरदस्ती कानून चलाना सही नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि फिर ऐसा क्या हो सकता है जिसे सब लोग मान सके और जो समाज के लिए जरूरी नियमों की बुनियाद बन सके। रॉल्स कहते हैं कि इसका जवाब है समाज की सार्वजनिक राजनीतिक संस्कृति। जब किसी बात को समझाना हो तो वो वहीं से शुरू होनी चाहिए जहां सभी की सहमति बन सके। इसी वजह से रॉल्स सुझाव देते हैं कि हम
उन बुनियादी बातों से शुरुआत करें जो लोकतंत्र की राजनीतिक संस्कृति में पहले से मौजूद है और सबको मालूम है, जैसे समाज की अदालतें, संविधान में दर्ज अधिकार, सरकार की बनावट और वो फैसले जो समाज की समझ का हिस्सा बन चुके हैं। इन सब की मदद से एक ऐसी राजनीतिक सोच बनाई जा सकती है जो सबको बराबरी से जोड़ सके। रॉल्स कहते हैं कि लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक ताकत का सही इस्तेमाल तभी होगा जब वो एक ऐसी राजनीतिक सोच पर आधारित हो जो उसी समाज की साझा संस्कृति से निकली हो। ये सोच किसी खास धार्मिक या निजी विचारधारा से नहीं बनती और न ही किसी तरह का समझौता होती है। ये तो सब नागरिकों की साझा समझ से बनाई गई होती है, जिसे कोई भी समझदार इंसान स्वीकार कर सकता है। ऐसी राजनीतिक सोच 3 सबसे जरूरी बातों पर टिकी होती है। हर नागरिक आजाद है, सभी बराबर हैं और समाज को आपसी सहयोग के एक न्यायपूर्ण ढांचे में चलना चाहिए। यही 3 बातें हर लोकतांत्रिक समाज की मूल सोच बनती है और इन्हीं से हर राजनीतिक न्याय की समझ निकलती है। क्योंकि आजादी, बराबरी और न्याय को समझने के कई तरीके हो सकते हैं, इसलिए इनके आधार पर कई तरह की लोकतांत्रिक सोचें बन सकती हैं। लेकिन इन सब सोचों में कुछ बातें एक जैसी होंगी, क्योंकि वो सब इन्हीं 3 बातों को समझने की कोशिश करती हैं। हर लोकतांत्रिक सोच हर नागरिक को कुछ बुनियादी अधिकार देती है, जैसे अपने विचार खुलकर कहने का हक, अपने धर्म या सोच के अनुसार जीने की आजादी और मनचाहा काम चुनने की छूट। ये सोचें इन अधिकारों को सबसे ज्यादा अहमियत देती हैं और इन्हें देश की भलाई या किसी एक सोच को बढ़ावा देने से ज्यादा जरूरी मानती। साथ ही ये सोचें ये भी मानती है कि हर नागरिक के पास इतने संसाधन होने चाहिए कि वो इन आजादियों का सही इस्तेमाल कर सके। रॉल्स कहते हैं कि इन बातों को सच करने के लिए कुछ जरूरी संस्थाएं होनी चाहिए, जैसे कि आमदनी और दौलत का ठीक से बंटना, सभी को पढ़ाई और ट्रेनिंग के बराबर मौके, अगर कोई बेरोजगार हो जाए तो सरकार की मदद, सभी को बुनियादी इलाज की सुविधा और चुनावों में सबके लिए बराबरी से पैसा लगाने का सिस्टम। अगर राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल ऐसे नियमों के मुताबिक होता है तो वो सही माना जाएगा। लेकिन रॉल्स के मुताबिक जो सोच सिर्फ दौलत और निजी आजादी को ही सबसे ऊपर रखती है और बाकी लोगों की जरूरतों की परवाह नहीं करती, वो लोकतांत्रिक सोच नहीं मानी जा सकती। रॉल्स की खुद की सोच, जिसमें न्याय को बराबरी माना गया है, वो इस लोकतांत्रिक सोच का हिस्सा है। अब बात आती है समाज में टिकाव की। कानून सही तरीके से बनाया गया हो, ये तो ठीक है, लेकिन लोग उसे माने भी, ये कैसे तय होगा? रॉल्स का जवाब है आपसी सहमति, जो अलग अलग सोचों के बीच हो। इसका मतलब है कि सभी नागरिक कुछ जरूरी कानूनों को अपनी अपनी सोच से सही माने, भले ही उनकी वजहें अलग अलग हों। क्योंकि राजनीतिक सोच किसी खास विचारधारा से नहीं जुड़ी होती, इसलिए ये किसी भी इंसान की सोच में फिट हो सकती। जैसे किसी धर्म या दर्शन को मानने वाला इंसान अपने ही नजरिए से इस सोच को सही मान सकता है। इस तरह सभी समझदार नागरिक एक जैसी राजनीतिक सोच को मान सकते हैं, भले ही उनका व्यक्तिगत विश्वास अलग हो। उदाहरण के तौर पर एक धार्मिक संस्था ये मानती है कि हर इंसान को अपने धर्म को मानने और उसके मुताबिक जीने की पूरी आजादी होनी चाहिए, चाहे वो अकेले हो या दूसरों के साथ। ये आजादी इंसान की इज्जत से जुड़ी होती है, इसलिए उसे संविधान में एक नागरिक अधिकार के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। ऐसे उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग सोच रखने वाले लोग भी एक लोकतांत्रिक सोच को अपनी अपनी वजहों से स्वीकार कर सकते हैं। यही आपसी सहमति समाज को मजबूत बनाती है। यहाँ पर कैथोलिक सोच धार्मिक आजादी के अधिकार को इसलिए सही मानती है क्योंकि उसके अपने धर्म में यही सिखाया गया है। उसी तरह इस्लाम या नास्तिकता की समझदार सोचें भी धार्मिक आजादी के हक को मान सकती हैं, लेकिन अपनी अपनी वजहों से। जब समाज में सभी सोचें अपने अपने नजरिए से किसी एक लोकतांत्रिक नियम को सही माने तो उसे आपसी सहमति कहा जाता है। और अगर ये सभी सोचें पूरी लोकतांत्रिक सोच को अपनी अपनी समझ से स्वीकार कर लें
तो ये और भी मजबूत सहमति बन जाती है। इस तरह की सहमति में हर नागरिक खुद सोचता है कि लोकतंत्र की बात उसके अपने विश्वासों से कैसे मेल खाती है। कोई इसे अपने धर्म से जुड़ी गहराई से मानता है, तो कोई इसे बाकी बातों से अलग रखकर भी स्वीकार कर लेता है। सबसे अहम बात यह है कि सभी नागरिक लोकतांत्रिक न्याय की बातों को बहुत अहमियत देते हैं। अगर कभी उनका कोई व्यक्तिगत मूल्य इससे टकराता है तो भी वो लोकतंत्र की बात को ऊपर रखते हैं। हर इंसान अपने अपने कारणों से ये मानता है कि देश के कानून इन्हीं सिद्धांतों पर टिके रहने चाहिए। रॉल्स मानते हैं कि ये आपसी सहमति आजाद समाज में सबसे अच्छी और टिकाऊ व्यवस्था होती है। ये उस हालात से बेहतर होती है जिसमें अलग अलग समूह बस इसलिए साथ चल रहे हों क्योंकि अभी ताकत का संतुलन बना हुआ है। ताकत तो बदलती रहती है और अगर लोगों का साथ बस इसी पर टिका हो तो समाज कभी भी बिखर सकता है। जब लोग अपने मन से लोकतंत्र के नियमों को मानते हैं तो वो सत्ता के आने जाने से नहीं डगमगाते। रॉल्स कहते हैं कि ऐसा सहमति वाला समाज सही वजहों से टिकता है क्योंकि हर नागरिक लोकतांत्रिक सोच को अपने नैतिक कारणों से मानता है। ऐसे में कानून का पालन करना किसी दबाव या मजबूरी से नहीं बल्कि खुद की सोच से होता है। रॉल्स ये नहीं कहते कि हर लोकतांत्रिक समाज में ऐसी सहमति बन ही जाएगी और अगर बन भी जाए तो वो हमेशा बनी रहेगी, ऐसा भी जरूरी नहीं। कभी कभी समाज में इतना फर्क होता है कि लोग किसी एक साझा सोच पर पहुंच ही नहीं पाते या फिर कुछ कट्टर सोचें इतनी फैल जाती है कि लोकतांत्रिक ढांचा ही डगमगाने लगता है। लेकिन फिर भी रॉल्स का मानना है कि इतिहास ने कई बार दिखाया है कि लोग एक जैसी सोच की तरफ बढ़ सकते हैं और समाज में भरोसा भी बढ़ सकता है। इसी से उम्मीद बनती है कि इस तरह की सहमति मुमकिन है और जहां ये मुमकिन हो वहां यही एक आजाद समाज को स्थिर बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। अब फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं कि कोई कानून सही माना जाए, इसका पैमाना क्या हो? इसका जवाब है आपसी समझ और बराबरी की सोच। मतलब ये कि हर नागरिक को ये लगे कि जो नियम बनाए जा रहे हैं उन्हें बाकी लोग भी सही मान सकते हैं। किसी भी इंसान को ये हक नहीं है कि वो अपनी पूरी सच्चाई दूसरों पर थोपे। राजनीति में ताकत का इस्तेमाल ऐसा होना चाहिए जिसे सभी लोग समझदारी से स्वीकार कर सकें। रॉल्स की सोच में इसे ही सार्वजनिक सोच कहा गया है। इसका मतलब है कि जब भी कोई नागरिक कोई राजनीतिक बात दूसरों से कहे तो वो उसे ऐसी भाषा और सोच में कहे जिसे सभी लोग समझ सके और मान सके। किसी भी फैसला लेने की वजह सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि वो सभी के लिए समान रूप से मायने रखे। जैसे अगर कोई जज समलैंगिक शादी पर कानून तय कर रही हो और वो अपनी राय किसी धार्मिक किताब या निजी आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर दे तो ये सार्वजनिक सोच के खिलाफ होगा, क्योंकि हर इंसान उस धार्मिक किताब को नहीं मानता और न ही किसी के निजी अनुभव को वो अपने लिए मान्य मानेगा। इसलिए जो भी नियम तय हो वो ऐसी सोच पर टिके हो जिसे पूरा समाज मिलकर समझ सके और स्वीकार कर सके। रॉल्स की सोच के मुताबिक जब कोई नागरिक किसी बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी में होता है तो उसका ये नैतिक फर्ज होता है कि वो अपने फैसलों को सिर्फ उन्हीं बातों के आधार पर सही ठहराए जो सबके लिए समझ में आने वाली और सबकी साझा सोच से जुड़ी हो। जो बातें सबके लिए सार्वजनिक मानी जाती हैं, वो ऐसी होती हैं जो आजादी, बराबरी और समाज में मिलजुल कर चलने से जुड़ी होती हैं। जैसे धर्म को मानने की आजादी, महिलाओं और सभी जातियों की बराबरी, साफ पर्यावरण की जरूरत, अच्छी अर्थव्यवस्था और ऐसा परिवार तंत्र जो समाज को अगली पीढ़ी तक अच्छे से पहुंचाए। इसके उलट जो बातें केवल किसी धर्म या निजी संस्था के नियमों से जुड़ी होती हैं, जैसे कि किसी धर्म में महिलाओं को ऊंचे पद न देना या किसी क्लब में जाति के आधार पर भेदभाव करना, उन्हें सार्वजनिक सोच में नहीं गिना जा सकता। उसी तरह कोई भी राजनीतिक फैसला ऐसी दलीलों से नहीं सही ठहराया जाना चाहिए जो आम समझ से बाहर हो, जैसे तुक्का लगाना
कोई उलझी और विवाद वाली आर्थिक या मनोवैज्ञानिक थ्योरी, या कोई ऐसी बात जो सबके लिए साबित न हो सके। सही तरीका ये होता है कि फैसला उन बातों पर टिके जो सबको पता हो, जिनका तार्किक आधार हो और जो आमतौर पर मान्य हो। ये फर्ज तब आता है जब कोई सबसे बुनियादी राजनीतिक मुद्दों पर बात कर रहा हो, जैसे किसे वोट देने का हक होगा, कौन से धर्मों को मान्यता मिलेगी, संपत्ति रखने का हक किसे होगा, या नौकरी में भेदभाव की सीमाएं क्या होंगी। ऐसे मुद्दों को रॉल्स संविधान की मूल बातें और न्याय से जुड़ी जरूरी बातें मानते हैं। लेकिन जहां बात छोटी मोटी नीतियों की हो, जैसे टैक्स की दरें या पार्क के लिए बजट तय करना, वहां ये नियम ज्यादा सख्ती से लागू नहीं होते। सार्वजनिक सोच का ये नियम खास तौर पर तब लागू होता है जब कोई नागरिक सत्ता से जुड़ा कोई काम कर रहा हो, जैसे कोई जज जब फैसला सुना रहा हो, कोई मंत्री जब संसद में बोल रहा हो या वोट कर रहा हो, कोई बड़ा नेता जब लोगों के सामने कुछ कह रहा हो, या कोई राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा हो। इन सब को अपनी बातें ऐसे ढंग से रखनी चाहिए जो बाकी सभी नागरिक भी समझदारी से सही मान सके। रॉल्स यहाँ तक कहते हैं कि जब आम नागरिक वोट देते हैं तब भी उन्हें सार्वजनिक सोच को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन जब कोई आम नागरिक कोई निजी काम कर रहा हो, जैसे पूजा, नाटक, रिसर्च, अखबार में चिट्ठी लिखना या दोस्तों से बात करना, तब उस पर ही नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती। ये फर्ज कानूनी नहीं बल्कि नैतिक होता है। किसी नागरिक के पास हमेशा अपनी बात कहने का पूरा हक होता है। अगर कोई सार्वजनिक सोच की सीमा से बाहर जाता है तो उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन हर नागरिक का ये नैतिक फर्ज जरूर होता है कि वो अपनी राजनीतिक सोच को ऐसी बातों पर टिकाए जो दूसरों के लिए भी समझदारी भरी और इज्जत वाली हो। रॉल्स ये भी कहते हैं कि अगर कोई नागरिक अपनी किसी गहरी और निजी सोच से जुड़ी बात भी करे, जैसे कि धर्म या दर्शन से जुड़ी बात, तो भी वो चल सकती है अगर वो बात किसी सार्वजनिक मूल्य से मेल खाती हो। जैसे किसी नेता ने अगर गुलामी को गलत बताते हुए कोई धार्मिक मिसाल दी, लेकिन उसका मकसद आजादी और बराबरी की बात को आगे बढ़ाना था, तो वो सही माना जाए। मतलब ये कि नागरिक अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन उन्हें ध्यान रखना होगा कि वो सभ्यता और इज्जत के दायरे में हो और दूसरों के लिए भी समझने लायक हो। न्याय को बराबरी के रूप में समझना रॉल्स की वो सोच है जो एक आजाद और लोकतांत्रिक समाज के लिए बनाई गई है। ये सोच बताती है कि राजनीतिक ताकत का सही इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये देखना कि कोई व्यवस्था सही तरीके से चल रही है काफी नहीं होता। असली कसौटी ये है कि वो व्यवस्था कितनी न्यायपूर्ण है, और न्याय वही होता है जिसमें समाज की सभी संस्थाएं इस तरह बनी हो कि वो सबसे बेहतर नैतिक तरीका दिखाएं। रॉल्स ने अपनी इस सोच को 3 बातों पर टिका रखा है। हर नागरिक आजाद है, सभी बराबर हैं और समाज को सभी के लिए न्यायपूर्ण होना चाहिए। वो मानते हैं कि आजादी और बराबरी के बीच जो खींचतान होती है उसी को ये सोच संतुलित करती है। कई बार समाजवाद और पूंजीवाद जैसी सोचें इस बात पर अलग अलग राय रखती हैं, लेकिन रॉल्स कहते हैं कि उनका तरीका इनसे बेहतर है क्योंकि ये दोनों को मिलाकर चलता है। उनकी सोच में हर नागरिक को बराबर माना गया है और समाज इस तरह से चलना चाहिए जिसमें सब एक दूसरे से इज्जत से पेश आएं। रॉल्स कहते हैं कि जब समाज में कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा, ताकत या रुतबा होता है तो वो बाकी लोगों को छोटा समझने लगते। इससे कुछ लोग खुद को हीन मानने लगते हैं और कुछ में घमंड आ जाता है, खासकर जब किसी का ओहदा जन्म, जाति या लिंग के आधार पर तय हो तो ये और भी गलत होता है। रॉल्स की सोच ये दिखाती है कि समाज की बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे संविधान, कानून, अर्थव्यवस्था और परिवार मिलकर समाज की मूल बनावट तय करती है। यही बेसिक स्ट्रक्चर कहलाती है। यही तय करती है कि किसे कितना हक मिलेगा, कौन से काम किसे मिलेंगे, किसे इज्जत मिलेगी और दौलत और मौके कैसे बंटेंगे। ये ढांचा लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डालता है, उनके सोचने के ढंग से लेकर उनके रिश्तों और सपनों तक। क्योंकि आम इंसान के लिए
अपने देश को छोड़कर कहीं और जाना आसान नहीं होता, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कोई नागरिक बस वहां रहकर उस व्यवस्था को मान गया। और क्योंकि इस व्यवस्था के नियम जबरदस्ती लागू होते हैं, कई बार सजा के साथ, इसलिए ये और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इसे सही ठहराया जाए। रॉल्स मानकर चलते हैं कि जिस समाज की बात की जा रही है वो एक समझदार और संसाधनों से भरा हुआ समाज है, जहां सबकी बुनियादी जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। वो अपनी सोच को आसान बनाने के लिए ये भी मानते हैं कि समाज अपने आप में बंद है, यानी इंसान वहीं जन्म लेता है और वहीं मरता है। वो अपने ज्यादातर ध्यान को आदर्श स्थिति पर रखते हैं और अपराध जैसी जटिल स्थितियों को अभी अलग रखते हैं। रॉल्स की सोच में दो मुख्य बातें हैं। पहली ये कि समाज में सभी को मिलकर चलना होता है, और दूसरी ये कि जो मिलकर चलना सबके लिए बराबर और न्यायपूर्ण होना चाहिए। लेकिन लोग सिर्फ इसलिए साथ नहीं देते कि समाज है, वो ये भी देखते हैं कि मेहनत और फायदा किसे कितना मिलेगा। इसलिए न्याय की ये सोच साफ करती है कि जब सबको बराबर माना जाए तो फायदे और जिम्मेदारियां भी वैसे ही बांटी जानी चाहिए। रॉल्स मानते हैं कि कोई इंसान अमीर घर में पैदा हुआ, ज्यादा होशियार पैदा हुआ या किसी खास रंग या लिंग में जन्मा, ये सब बातें उसकी अपनी मेहनत से नहीं है। इसलिए किसी को भी सिर्फ इन बातों के आधार पर ज्यादा फायदा नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई इंसान अमीर, गोरा और मर्द है तो सिर्फ इसी वजह से समाज की संस्थाओं से उसे कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलना चाहिए। रॉल्स की पहली बात यह है कि किसी इंसान का अमीर या गरीब परिवार में पैदा होना, ज्यादा या कम होशियार होना, लड़का या लड़की होना या किसी खास जाति में जन्म लेना, ये सब उसके अपने बस की बात नहीं हो। इसलिए सिर्फ इन वजहों से किसी को ज्यादा फायदा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये बात सिर्फ साफ सफाई करती है, ये नहीं बताती कि फायदे कैसे बांटे जाएं। अब रॉल्स की असली सोच ये कहती है कि जो भी समाज में चीजें सबके लिए बनती हैं, जैसे शिक्षा, नौकरी, पैसा या सम्मान, वो सब बराबरी से बांटी जानी चाहिए। हाँ, अगर कभी कुछ चीजें थोड़ा असमान रूप से बांटी जाएं, लेकिन उससे सबसे ज्यादा फायदा समाज के उन लोगों को हो जो सबसे पीछे हैं, तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन उसकी वजह बहुत साफ और सबके भले की होनी चाहिए। मतलब ये कि बराबरी को जमीन मानकर अगर कोई फर्क किया जाए तो वो फर्क भी सबकी भलाई के लिए होना चाहिए। रॉल्स की सोच दो साफ नियमों पर टिकी है। पहला नियम कहता है कि हर इंसान को कुछ बुनियादी आजादियां और अधिकार एक जैसे मिले और वो आजादियां हर किसी को मिल सके बिना किसी के हक को घटाए। दूसरा नियम कहता है कि समाज और अर्थव्यवस्था में जो फर्क होंगे वो दो शर्तों पर ही सही माने जाएंगे। पहली शर्त ये कि हर इंसान को हर पद और मौके तक पहुंचने का बराबरी से हक हो, और दूसरी शर्त ये कि ये फर्क सबसे कमजोर लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो। पहला नियम संविधान में दिखना चाहिए और दूसरी बातें ज्यादातर अर्थव्यवस्था से जुड़े कानूनों में लागू होनी चाहिए। पहले नियम की बात सबसे पहले मानी जानी चाहिए और फिर दूसरे नियम की, और दूसरे नियम के अंदर भी बराबरी वाले मौके की बात सबसे ऊपर होनी चाहिए। पहले नियम के मुताबिक हर नागरिक को कुछ बुनियादी अधिकार एक जैसे मिलने चाहिए, जैसे बोलने की आजादी, अपने धर्म को मानने की छूट, किसी भी समूह से जुड़ने की छूट, वोट देने का हक, कानून के हिसाब से बराबरी से पेश आने का अधिकार और दूसरों की तरह इंसान की आजादी। इन सब पर किसी का ज्यादा या कम हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को कम हक मिलेगा तो उससे कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। पहले नियम की दो बातें इसे खास बनाती हैं। पहली ये कि इन अधिकारों को कभी किसी दूसरी चीज के बदले में नहीं छोड़ा जा सकता, चाहे वो आर्थिक फायदा ही क्यों ना हो। जैसे अगर कोई कहे कि पढ़े लिखे लोगों को सेना में जाने से छूट दे दो ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, तो ये गलत होगा, क्योंकि जब बात बुनियादी आजादी की हो तो सबको बराबर नियमों में बांधा जाना चाहिए, चाहे उससे फायदा कम हो या ज्यादा। दूसरी खास बात यह है कि रॉल्स सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करते,
बल्कि उनके असर की भी बात करते हैं। जैसे सिर्फ वोट देने का हक होना काफी नहीं, बल्कि सबको चुनाव में बराबर असर डालने का मौका मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब। अगर कोई इंसान काबिल है और मेहनत करने को तैयार है, तो उसे भी वही मौके मिलने चाहिए जो किसी अमीर को मिलते हैं। इससे तय होता है कि चुनाव कैसे कराए जाएं और पैसे का उसमें क्या रोल हो। दूसरे नियम की पहली बात कहती है कि समाज में सभी लोगों को जो एक जैसे टैलेंट रखते हैं और मेहनत करने को तैयार हैं, उन्हें पढ़ाई, काम और आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलने चाहिए, चाहे वो किसी अमीर घर में जन्मा हो या गरीब में। समाज के हर कोने में ऐसे लोगों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता खुला होना चाहिए, बस वो मेहनत करने को तैयार हो। मान लो अगर हर समाज वर्ग में पैदा होने वाले बच्चों में काबिलियत और मेहनत की चाहत बराबर बांटी गई हो, तो किसी भी पेशे में काम करने वालों में हर 4 में से एक इंसान ऊंचे वर्ग से, एक थोड़ा नीचे वाले से, एक थोड़ा नीचे वाले से और एक सबसे नीचे वाले वर्ग से होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि लोगों को बराबरी के मौके नहीं मिल रहे। क्योंकि कोई किस घर में पैदा हुआ, ये तो उसकी किस्मत थी और इसका फायदा या नुकसान समाज में आगे बढ़ने के मौकों पर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात जो रॉल्स बताते हैं वो है डिफरेंस प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि समाज में पैसे और सुविधाओं का बंटवारा थोड़ा असमान हो सकता है, लेकिन वो फर्क सबसे कमजोर लोगों के लिए फायदेमंद होना चाहिए। जैसे अगर किसी को ज्यादा पैसा मिलता है ताकि वो पढ़ाई करे या किसी जरूरी नौकरी को चुने, तो ये सही हो सकता है, लेकिन तब ही जब उसका फायदा सबसे ज्यादा उन लोगों को हो जो सबसे पीछे। मान लो हमारे पास 4 तरह की आर्थिक व्यवस्थाएं हों। पहली में सबको बराबर 10,000 मिलते हैं, दूसरी में सबसे पीछे वालों को 12,000, बीच वालों को 30,000 और सबसे ऊपर वालों को 80,000 मिलते हैं। तीसरी में सबसे पीछे वालों को 30,000, बीच वालों को 90,000 और सबसे ऊपर वालों को 1.5 लाख मिलते हैं। चौथी में सबसे पीछे वालों को 20,000 मिलते हैं और सबसे अमीर को 5 लाख। अब रॉल्स का कहना है कि तीसरी व्यवस्था सही है, क्योंकि इसमें सबसे कमजोर लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है और सबका भला होता है। चौथी व्यवस्था में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन गरीबों को उतना फायदा नहीं मिल रहा, इसलिए वो गलत है। डिफरेंस प्रिंसिपल इस सोच पर भी टिका है कि किसे क्या प्राकृतिक काबिलियत मिली है, ये इंसान की मेहनत नहीं, किस्मत है। तो अगर कोई होशियार है और उसकी स्किल्स की मांग ज्यादा है, तो वो अपने हुनर का फायदा उठा सकता है, लेकिन उसकी मेहनत से समाज के कमजोर लोगों को भी। मतलब ये कि समाज को ऐसा बनाया जाए जहां हर किसी की काबिलियत को सबके भले के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस सोच से समाज में एक जुड़ाव की भावना आती है। लोग जानते हैं कि उनकी मेहनत सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि सबसे कमजोर लोगों के लिए भी फायदेमंद है। कोई अपने हुनर से अमीर बन सकता है, लेकिन वो अमीरी तभी सही है जब उससे दूसरों को भी फायदा हो। इस तरह का समाज एकजुट होता है, जहां लोग एक दूसरे की हालत को समझते हैं और मिलकर आगे बढ़ते हैं। अब जब ये 2 मुख्य नियम समझ आ गए, तो फिर रॉल्स ये बताते हैं कि समाज कैसे बनाया जाए जो इन नियमों पर टिका हो। वो कहते हैं कि हर नागरिक आजाद और बराबर होता है। इसका मतलब है कि हर इंसान समाज से अपने हक की बात कर सकता है, उसे किसी दूसरे की मेहरबानी पर नहीं जीना पड़ता। उसकी पहचान किसी खास धर्म या सोच से नहीं जुड़ी होती, बल्कि वो अपने फैसले खुद लेने की ताकत रखता है। अगर कोई धर्म बदलता है या अपने पुराने विचारों से हटता है, तो भी उसके अधिकार बने रहते हैं और हर इंसान अपने जीवन की प्लानिंग खुद कर सकता है, अगर उसे जरूरी मौके और साधन मिले। नागरिक बराबर इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उनके पास पूरे जीवन भर समाज के साथ मिलकर चलने की समझ और ताकत होती। किसी के पास ज्यादा या कम हुनर हो सकते हैं, लेकिन ये फर्क उनके बराबर अधिकारों को नहीं बदलते। ऐसे समाज में रहने वाले नागरिक सिर्फ आजाद और बराबर ही नहीं होते,
बल्कि समझदार और सोचने समझने वाले भी होते हैं। समझदार नागरिक वो होते हैं जो समाज के बनाए गए नियमों को तब भी मानते हैं जब उनसे उन्हें खुद नुकसान हो, बस इस भरोसे पर कि बाकी लोग भी ऐसा ही करेंगे। इसे ही इंसाफ की समझ कहा गया है। साथ ही नागरिक अपने जीवन के अच्छे बुरे को लेकर खुद सोच सकते हैं और फैसले ले सकते हैं। इस सोचने की आजादी को अच्छा जीवन चुनने की ताकत कहा गया है। ये दोनों बातें मिलकर नागरिक की नैतिक ताकत बनती हैं। हर इंसाफ की सोच यही बताती है कि नागरिकों की असली जरूरतें क्या हैं। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखकर रॉल्स कहते हैं कि हर इंसान को कुछ जरूरी चीजें मिलनी चाहिए जो उसे एक अच्छा जीवन जीने में मदद करें। इन्हें कहा गया है प्राथमिक चीजें, जैसे कि बराबर अधिकार, कहीं भी आने जाने की आजादी और नौकरी चुनने का हक, जिम्मेदारी वाले पदों की ताकत, आमदनी और दौलत, और वो सामाजिक सम्मान जिससे इंसान को खुद पर भरोसा हो। हर नागरिक चाहता है कि उसे ये जरूरी चीजें मिलें। इसलिए कोई भी राजनीतिक व्यवस्था तभी अच्छी मानी जाएगी जब वो लोगों को ये चीजें बराबरी से दे रही हो। और इन्हीं जरूरी चीजों की बराबरी या कमी समाज में सबसे अहम मानी जाती है। रॉल्स के मुताबिक समाज का मतलब है एक ऐसा ढांचा जो सभी लोगों के साथ बराबरी का बर्ताव करे, फिर वो चाहे किसी का धर्म, जाति, लिंग, पैदाइश का वर्ग या निजी सोच कुछ भी हो। रॉल्स ये भी कहते हैं कि इंसाफ की असली पहचान ये है कि वो खुलकर लोगों के सामने हो। मतलब ये कि समाज के नियम इतने सीधे सपाट हो कि हर कोई उन्हें समझ सके और माने। एक अच्छा समाज वो है जहां सभी लोग इंसाफ के नियमों को मानते हों और जानते हों कि बाकी लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं, और हर कोई इस बात से सहमत हो कि समाज का ढांचा सही है। खुलापन जरूरी है क्योंकि जो नियम सब पर लागू होंगे वो छिपे नहीं होने चाहिए। नियमों को समझना आसान होना चाहिए और वो किसी छिपी ताकत का बहाना नहीं बनने चाहिए। लोगों को अपने समाज पर भरोसा तभी होता है जब उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखता है, कोई झूठ या दिखावा नहीं होता। अब बात आती है उस बुनियादी सोच की जो रॉल्स ने दी, जिसे कहा गया है ओरिजिनल पोजीशन। इसका मकसद ये जानना है कि अगर सब इंसान आजाद और बराबर हैं, तो क्या वो मिलकर किसी समझदारी भरे नियम पर सहमत हो सकते हैं। ये सोच हमें उस सवाल की ओर ले जाती है कि अगर सभी लोग एक जैसे हालात में होते तो वो आपसी सहयोग के क्या नियम बनाते। ओरिजिनल पोजीशन का तरीका ये है कि इंसाफ से जुड़ी जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं उन्हें एक साथ जोड़कर इस सोच तक लाया जाए कि इंसाफ के नियम कैसे होने चाहिए। इसी वजह से नागरिकों और समाज की जो बातें बताई गई हैं उन्हें इस सोच में ही शामिल किया गया है। मकसद ये है कि जब लोग इस सोच को समझें तो उन्हें ये भी लगे कि यह उनके इंसाफ को लेकर जो पक्के यकीन है उनसे भी मेल खाती। ये ओरिजिनल पोजीशन एक सोचने वाली कल्पना है। इसमें माना जाता है कि हर असली नागरिक की तरफ से एक प्रतिनिधि होता है और ये सारे प्रतिनिधि आपस में मिलकर तय करते हैं। ये तरीका असली लोगों को इकट्ठा करके उनसे इंसाफ के नियम बनवाने से बेहतर है, क्योंकि असली लोग डर, लालच या चालाकी जैसी बातों से भी फैसले बदल सकते हैं जो इंसाफ से जुड़ी नहीं होती। इस कल्पना में इन सब बातों को अलग कर दिया जाता है। हर नागरिक को सिर्फ आजाद और बराबर मानते हुए देखा जाता है। हर प्रतिनिधि वही चाहता है जो एक आजाद और बराबर इंसान चाहता है। सब एक जैसे हालात में बैठते हैं, किसी के पास दूसरे से ज्यादा ताकत नहीं होती। इसलिए ये सोच आजादी, बराबरी और इंसाफ की सही मिसाल बन जाती है। इस सोच का सबसे खास हिस्सा है अज्ञानता की चादर। इसका मतलब है कि किसी को ये नहीं पता कि वो जिस नागरिक की तरफ से बात कर रहा है वो असल में कौन है। उसे न उसकी जाति पता होती है, न वर्ग, न लिंग, न उम्र, न दौलत, न पढ़ाई, न किसी खास सोच की जानकारी। यहाँ तक कि समाज का मौजूदा हाल भी उन्हें नहीं बताया जाता।
ताकि इंसाफ के सच्चे नियम सामने आ सके। इस चादर के पीछे खड़े प्रतिनिधियों को कुछ चीजें पता होती हैं, जैसे ये कि समाज में लोग अलग अलग सोच रखते हैं, सबको कुछ न कुछ जरूरी चीजें चाहिए होती हैं, और समाज में हर चीज की थोड़ी थोड़ी कमी भी है। यानी इतना है कि सबका काम चल जाए, लेकिन सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। उन्हें इंसानी जीवन से जुड़ी सामान्य बातें और वैज्ञानिक समझ भी मालूम होती है, जो सभी मानते हैं। जब सब प्रतिनिधि इस चादर के पीछे होते हैं तो कोई भी ऐसा नियम नहीं बना सकता जो अपने वाले नागरिक को फायदा दिलाए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो किसकी तरफ से बोल रहा है। सब बराबरी से बैठते हैं और ये तय करते हैं कि ऐसा कौन सा नियम हो जो उनके नागरिक को ज्यादा से ज्यादा जरूरी चीजें दिलाए। क्योंकि सब बराबरी पर हैं, जो भी फैसला होता है वो सबके लिए इंसाफ वाला होता है। ओरिजिनल पोजीशन की जो सोच है उसमें नागरिकों और समाज की बाकी बातें भी शामिल हैं। जैसे कि एक अच्छा समाज वो माना जाता है जहां इंसाफ के जो भी नियम हो वो सभी लोगों को खुलेआम समझ में आए और सब उन्हें माने। इसी वजह से इसमें माना गया है कि जो लोग फैसले ले रहे हैं उन्हें ऐसे नियम चुनने हैं जिन्हें हर कोई खुले दिल से स्वीकार कर सके। इसके अलावा ये भी मान लिया गया है कि ये लोग जलन जैसी भावना से नहीं सोचते और ना ही बहुत ज्यादा डरपोक या बेझिझक रिस्क लेने वाले होते हैं। इन्हें एक बार जो फैसला लेना है वही आखिरी होगा। जब अज्ञानता की चादर हटेगी और उन्हें असली नागरिक की पहचान पता चलेगी, तब वे फैसले को बदल नहीं पाएंगे। इस सोच का असली मकसद 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। पहले हिस्से में सभी लोग मिलकर तय करते हैं कि इंसाफ के नियम क्या होने चाहिए। दूसरे हिस्से में ये परखा जाता है कि अगर समाज इन नियमों से चले तो क्या वो लंबे समय तक टिक सकेगा या नहीं। यहाँ मुख्य बात यह है कि इन नियमों की टक्कर दूसरी सोच से होती है जिसे यूटिलिटेरियन कहा जाता है। इसमें समाज का भला इस बात से तय किया जाता है कि सबकी औसत खुशी कितनी है। लेकिन यहाँ पर लोगों के पास 2 ही विकल्प होते हैं, एक वो जिसमें बराबरी और इंसाफ हो और दूसरा जिसमें सिर्फ औसत खुशी देखी जाती है। पहली तुलना में देखा जाता है कि इंसाफ के वो नियम ज्यादा बेहतर हैं जिनमें सभी को बराबर आजादी मिलती है, क्योंकि अगर औसत खुशी के आधार पर फैसले लिए जाएं, तो कुछ लोगों की जरूरी आजादी छीनी जा सकती है ताकि बाकी लोगों को ज्यादा फायदा हो। जैसे कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक या राजनीतिक आजादी छीन लेना ताकि बहुसंख्यक को ज्यादा आराम मिले। लेकिन ओरिजिनल पोजीशन में बैठा हुआ प्रतिनिधि कभी ये जोखिम नहीं उठाएगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसका असली नागरिक कौन है। वो ये जानकर कभी अपनी आजादी को दांव पर नहीं लगाएगा जब उसे बराबरी वाली आजादी पहले से मिल सकती है। इसके अलावा इंसाफ के नियमों से चलने वाला समाज ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। वहाँ ये डर नहीं होता कि कोई ताकतवर अपनी बात थोप देगा। दूसरी तरफ यूटिलिटेरियन सोच वाले समाज में अलग अलग समूह आपस में लड़ते हैं, हर कोई अपने फायदे के लिए बहस करता है और समाज में आपसी भरोसा टूटता है। अब दूसरी तुलना की बात करें तो उसमें एक और विकल्प रखा जाता है जिसमें जरूरी चीजों की एक न्यूनतम सीमा तय कर दी जाती है ताकि कोई भूखा न रहे, लेकिन बाकी सब कुछ फिर से औसत खुशी के आधार पर तय किया जाए। पहली तुलना में जहां आजादी की अहमियत पर जोर था, वहीं दूसरी में असली फोकस होता है उस नियम पर जिसे डिफरेंस प्रिंसिपल कहा जाता है। यहाँ इस सोच में कोई भी डर या रिस्क से बचने वाली बात शामिल नहीं होती, बल्कि ये देखा जाता है कि ऐसा नियम कौन सा होगा जो सबसे कमजोर इंसान की हालत को सबसे बेहतर बना सके। यही डिफरेंस प्रिंसिपल की बुनियाद है। इस दूसरी तुलना में कहा गया है कि लोग उस इंसाफ को ज्यादा पसंद करेंगे जिसमें सब मिलकर लंबे समय तक साथ काम कर सके। डिफरेंस वाला नियम कहता है कि जो लोग ज्यादा काबिल हैं वो ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ, उनका फायदा बाकी लोगों को भी होना चाहिए। वहीं दूसरी सोच में जो गरीब हैं उन्हें लग सकता है कि उनका नुकसान करके अमीरों को
और अमीर बनाया गया है। ऐसे में गरीब लोग समाज से अलग थलग महसूस करने लगते हैं और समाज के कामों में हिस्सा लेना छोड़ सकते हैं। इसके अलावा ये भी मुश्किल होता है कि कौन सी नीति सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगी, इस पर लोगों की सहमति बन पाए। हर वर्ग को शक रहता है कि कहीं उन्हें धोखा तो नहीं दिया जा रहा। लेकिन डिफरेंस वाला नियम लोगों के बीच भरोसा और मिलकर काम करने की भावना को बढ़ावा देता है। सभी को लगता है कि वो एक ऐसे सिस्टम में है जहां एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ा जा सकता है। जब ये दोनों नियम तय हो जाते हैं तो अगला कदम होता है यह देखना कि क्या इन नियमों से समाज लंबे समय तक सही तरीके से चल पाएगा या नहीं। मतलब ये देखा जाता है कि जो लोग इन नियमों के तहत बड़े होंगे क्या वो इन्हें मानेंगे भी या नहीं। ये जरूरी है ताकि ये नियम सिर्फ कागजी न बने बल्कि लोगों के दिलो दिमाग में बस जाए। कहा गया है कि इन नियमों के जरिए हर इंसान को बराबरी और आजादी मिलती है। इससे लोगों में आत्मसम्मान आता है और वो अपने जीवन के फैसले खुद लेने में सक्षम होते हैं। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, सभी को लगता है कि उन्हें अपनी जिंदगी जीने की पूरी छूट है। ऐसे माहौल में लोग एक दूसरे से जलते नहीं बल्कि मिलकर समाज को बेहतर बनाने में हिस्सा लेते हैं। इस तरह अगर लोग देखेंगे कि ये नियम उनके फायदे के लिए हैं, तो वो दिल से उन्हें अपनाएंगे। इंसान उन चीजों से जुड़ जाता है जो उसे कुछ अच्छा देती हैं। ये नियम ऐसा ही समाज बनाते हैं जिसमें हर इंसान अपने तरीके से जी सकता है और दूसरों का सम्मान कर सकता है। जब ये अनुभव अच्छा लगता है तो लोग इन नियमों को पूरे मन से मानते हैं और समाज में टिके रहते हैं। इस सोच का अगला हिस्सा होता है 4 स्टेज वाला सिस्टम। शुरुआत में जो नियम तय किए गए हैं उनके हिसाब से ये देखा जाता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना बचाना चाहिए। क्योंकि प्रतिनिधियों को ये नहीं पता कि वो किस जमाने के नागरिक के लिए सोच रहे हैं, तो वो ऐसे फैसले लेंगे जो हर पीढ़ी के लिए बराबर और इंसाफ वाले हों। इसमें ये जरूरी नहीं है कि हमेशा तरक्की होती ही रहे, बल्कि जब एक बार समाज इन नियमों को अपना कर संतुलन पाले तो उसी स्तर को बनाए रखना भी ठीक होता है। इन नियमों पर सहमति बनने के बाद अगली स्टेज में इन्हें धीरे धीरे असली समाज के हालात के मुताबिक लागू किया जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे वो पर्दा हटता जाता है जो समाज की सच्चाई को छुपाए हुए था। अब प्रतिनिधि ज्यादा साफ जानकारी के साथ ये तय करते हैं कि इन नियमों को असल जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। इस तरह से ये साफ होता है कि इंसाफ के ये नियम असली दुनिया में किस तरह काम करेंगे। दूसरे स्टेज पर लोगों को समाज की राजनीति और आर्थिक हालात के बारे में थोड़ी और जानकारी दी जाती है ताकि वे ऐसा संविधान बना सके जो इंसाफ के 2 नियमों को सही तरीके से लागू करे। तीसरे स्टेज में उन्हें समाज के बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिलती है और फिर वो उसी संविधान के आधार पर कानून बनाते हैं जो इन दोनों नियमों को आगे बढ़ा सके। चौथे और आखिरी स्टेज में अब उनके पास पूरी जानकारी होती है और वे जज या प्रशासन की तरह सोचकर तय करते हैं कि जो कानून बनाए गए हैं उन्हें असली जिंदगी के मामलों में कैसे लागू किया जाए। जब ये चारों स्टेज पूरे हो जाते हैं तब ये इंसाफ वाले नियम पूरी तरह से समाज की राजनीति में उतर जाते हैं। जब संविधान और कानून वाला स्टेज आता है तब लोग आजादी जैसे शब्दों को और साफ तरीके से समझाते हैं, जैसे सोच की आजादी को तोड़कर राजनीतिक बोलने की आजादी, सरकार की आलोचना करने का हक, मीडिया को बिना दबाव के काम करने का हक जैसे अलग अलग रूपों में तय किया जाता है। इन चारों स्टेज के जरिए ये भी देखा जाता है कि सभी आजादी आपस में तालमेल से रहें ताकि हर इंसान अपने नैतिक अधिकारों को अच्छे से समझ और इस्तेमाल कर सके और अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर सके। आगे के स्टेज में ये भी तय किया जाता है कि कौन कौन से सिस्टम होने चाहिए जिससे सभी लोगों को बराबरी से राजनीतिक आजादी का फायदा मिले। इसके लिए जरूरी है कि चुनावों के लिए सरकारी फंड मिले, चंदे पर रोक हो और सबको मीडिया तक बराबर पहुंच हो।
वरना अमीर लोग राजनीति पर कब्जा कर लेंगे और बाकी लोग पीछे छूट जाएंगे। इसलिए राजनीति को पैसों के असर से आजाद करना बहुत जरूरी है। जब कानून बनाए जाते हैं तब दूसरे नियम को भी लागू करने की कोशिश होती है, जैसे जमीन जायदाद, कर, नौकरी, न्यूनतम मजदूरी जैसे मामलों में। मकसद सिर्फ सामान बांटना नहीं है, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे पढ़ाई, काम और कमाई का ढांचा सबके लिए बराबर हो और धीरे धीरे इंसाफ। बराबरी का मौका सिर्फ भेदभाव रोकने से नहीं मिलेगा, बल्कि सरकार को कमजोर वर्ग के लिए अच्छी पढ़ाई की सुविधा देनी होगी। साथ ही सभी को एक न्यूनतम आमदनी और इलाज की सुविधा मिलनी ही चाहिए, तभी सही मायनों में बराबरी होगी। जो लोग सबसे पीछे हैं, जैसे कम हुनर वाले मजदूर या जिनकी आमदनी बहुत कम है, उनके लिए ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे उनकी स्थिति बेहतर हो सके। इसके लिए टैक्स की दरें या टैक्स में छूट जैसी चीजें बदली जा सकती हैं, ताकि फर्क के नियम को सही से लागू किया जा सके। वो तरीका जिसमें सरकार सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करती है और बाकी सब अमीरों के भरोसे छोड़ देती है, वो सही नहीं माना गया, क्योंकि इससे अमीर लोगों के हाथ में सत्ता और संसाधन आ जाते हैं और गरीब लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। इससे लोगों का हौसला टूटता है और समाज में एक अलग ही वर्ग बन जाता है जो खुद को बेकार समझने लगता है। जहां सब कुछ बाजार के हवाले छोड़ दिया जाता है, वो तरीका तो और भी खराब होता है। वहीं अगर पूरा सिस्टम सिर्फ सरकार चलाए तो भी आजादी और बराबरी पर खतरा आ सकता है। इंसाफ वाला सही तरीका वो माना गया है जहां या तो संपत्ति सब में बांटी गई हो और लोकतांत्रिक तरीके से सबको फैसले लेने का मौका मिले, या फिर ऐसा सिस्टम हो जिसमें लोग खुद अपने संस्थानों को चलाएं। दोनों ही तरीकों में मकसद यही है कि हर इंसान, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों न हो, समाज में खुद के फैसले खुद ले सके और बराबरी से आगे बढ़ सके। जो लोग सबसे पीछे हैं, उन्हें दया या तरस की नजर से नहीं देखा जाता, बल्कि ये मानकर मदद की जाती है कि ये उनका हक है और ये इंसाफ का हिस्सा है। रॉल्स कहते हैं कि ओरिजिनल पोजीशन एक तरीका है जिससे हम अपने सोच को संतुलित कर सकते हैं। यह तरीका सबसे पहले यह तय करता है कि सभी को बराबरी के बुनियादी अधिकार और आजादी मिले, क्योंकि ज्यादातर लोगों की सोच में यह महत्वपूर्ण माना जाता। इसके बाद यह उन मुद्दों पर भी नियम तय करता है जिन पर लोगों की राय कम पक्की हो सकती है, जैसे नौकरी के मौके कैसे बांटे जाएं और धन संपत्ति का सही बंटवारा क्या हो। इस तरह ओरिजिनल पोजीशन पहले आम राय की पुष्टि करता है और फिर उसे बढ़ाता है। रॉल्स के लिए यह जरूरी है कि वही सोच जो बुनियादी अधिकारों की पुष्टि करती है, वही ज्यादा राजनीतिक और आर्थिक बराबरी को भी सही ठहराए। जो लोग बुनियादी अधिकारों पर विश्वास रखते हैं, उन्हें यह दूसरा नियम भी मानना चाहिए, क्योंकि इसे अलग से साबित करना मुश्किल होगा। ओरिजिनल पोजीशन रॉल्स की राजनीतिक नैतिकता का मुख्य हिस्सा है, जिसे पॉलिटिकल कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। इसका मतलब है कि यह तरीका बताता है कि राजनीतिक निर्णय कैसे न्याय संगत और वैध हो सकते हैं। जब सभी लोग इंसाफ के नियमों को मानकर एक आम राय पर पहुंचते हैं, तो इस स्थिति से जो निर्णय निकलते हैं वे सभी के लिए सही और उचित माने जाते हैं। रॉल्स कहते हैं कि ओरिजिनल पोजीशन यह नहीं दिखाता कि नियम सच है, क्योंकि सच पर लोगों की अलग राय हो सकती है, लेकिन इस स्थिति से निकले निर्णय वैध और न्याय संगत माने जाते हैं। इसके बाद रॉल्स अपने विचारों को अंतरराष्ट्रीय संबंधों तक ले जाते हैं, जिसे उन्होंने द लॉ ऑफ पीपुल्स में बताया। उनका मानना है कि कोई भी पूरी दुनिया का सरकार स्थायी और निष्पक्ष नहीं हो सकता, इसलिए यह नियम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू होंगे, यानी किसी एक विश्व सरकार के बजाय अलग अलग देशों के बीच नीति बनाने में मदद करेंगे। रॉल्स कहते हैं कि इतिहास के बड़े काले पन्ने जैसे अन्यायपूर्ण युद्ध, उत्पीड़न, धार्मिक भेदभाव, भूख और गरीबी, नरसंहार आदि राजनीतिक अन्याय से आते हैं। अगर हर देश अपने अंदर न्यायपूर्ण संस्थान और नीति अपनाए, तो ये बड़े काले पन्ने धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं।
रॉल्स की रियलिस्टिक यूटोपिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव इतिहास की बड़ी बुराइयां अब नहीं होंगी। इसके लिए यह जरूरी है कि हर देश के अंदर न्यायपूर्ण या कम से कम ठीक ठाक संस्थान हो, ताकि समाज अपने नागरिकों के लिए सही तरीके से काम करे। रॉल्स कहते हैं कि जैसे एक देश के अंदर न्यायपूर्ण संस्थाएं मिलकर उसका आधार बनती हैं, वैसे ही दुनिया भर के देशों के संबंधों का भी एक न्यायपूर्ण ढांचा होता है। इस ढांचे को वे अंतर्राष्ट्रीय आधार संरचना कहते हैं और इसे बनाए रखने के लिए 8 जरूरी नियम बताते हैं। पहला, हर समाज अपनी आजादी और स्वतंत्रता रखता है और दूसरे समाजों को इसका सम्मान करना चाहिए। दूसरा, जो वचन और समझौते किए गए हैं उन्हें निभाना होगा। तीसरा, हर समाज बराबरी पर है और जिन समझौतों में शामिल है सभी उन्हें मानने वाले पक्ष हैं। चौथा, दूसरे समाजों के अंदर जब तक बहुत बड़े मानवाधिकार उल्लंघन न हो तब तक उनके मामलों में दखल न दें। पांचवा, हर समाज को अपनी रक्षा का अधिकार है, लेकिन आक्रमण छेड़कर युद्ध शुरू करना नहीं। छठा, हर समाज को लोगों के बुनियादी मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए। सातवां, युद्ध हो तो भी कुछ नियमों का पालन करना होगा, जैसे निर्दोष नागरिकों को न मारना। आठवां, जो समाज गरीबी और मुश्किल हालात में है उन्हें मदद की जिम्मेदारी बाकी समाजों की है। रॉल्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज को सिर्फ राजनीतिक राज्य से अलग मानते हैं। एक समाज वे कहते हैं वह समूह है जिसके लोग एक ही सरकार के अधीन होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं और सही या गलत का एक साझा तरीका मानते हैं। ऐसे समाज आजाद और बराबर समझदार होते हैं, जो अपने हितों के बावजूद दूसरे समाजों के साथ निष्पक्ष समझौतों का पालन करते हैं। रॉल्स बताते हैं कि हर समाज के 3 बड़े हित हैं: अपनी आजादी, सीमा और सुरक्षा की रक्षा, अपने संस्थानों और संस्कृति को बनाए रखना और अपनी पहचान व इतिहास पर गर्व करना। जो राजनीतिक राज्य सिर्फ क्षेत्र बढ़ाने, धर्म फैलाने या सत्ता बढ़ाने में लगे रहते हैं, वे रॉल्स के हिसाब से समाज नहीं बल्कि राज्य होते हैं। ऐसे राज्य अक्सर न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के बाहर रह जाते हैं। 2 तरह के समाज होते हैं, एक वो जो अपने देश में सबको बराबरी का हक देते हैं और जहां सरकार जनता के हाथ में होती है, और दूसरे जो अंदरूनी रूप से पूरी तरह आजाद या बराबर नहीं होते लेकिन फिर भी सभ्यता के दायरे में रहते। पहले वाले को आजाद कहते हैं क्योंकि वहां हर तरह की सोच और चर्चे की आजादी होती है। दूसरे वाले को सभ्य कहते हैं क्योंकि वहां कम से कम मूल अधिकार और बातचीत की जगह होती है, भले ही सरकार पूरी तरह लोकतांत्रिक ना हो या किसी एक धर्म के सिद्धांत मानती हो। सभ्य समाजों में एक सिस्टम होता है जो 3 काम करता है। सबसे पहले वह सबको बुनियादी मानवाधिकार देता है, फिर वो हर समुदाय के प्रतिनिधियों से सलाह मशविरा करके काम चलाता है और अंत में किसी को भी मनमानी रोक टोक या नीचा दिखाने नहीं दे। अगर कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो उसे दबाया नहीं जाता, बल्कि लोग सुने जाते हैं और सरकार जवाब देती है। लोग जब चाहे देश छोड़कर भी जा सकते हैं। आजाद समाज इन सभ्य समाजों का सम्मान करता है और उन्हें बराबर दर्जा देता है। ये अपने ही सिस्टम को थोपने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सभी को उनकी मर्जी से आगे बढ़ने देता है। आजाद समाज जानता है कि हर देश में लोगों की अहम जरूरतें जैसे खाने पीने, सुरक्षा, अपनी संपत्ति रखने और कानून के सामने बराबरी के अधिकार पूरी करनी बहुत जरूरी है। अगर कोई देश ये बुनियादी हक नहीं देता तो दूसरों को उस देश पर दबाव डालने या सजा देने का अधिकार होता है, कभी कभी आर्थिक दबाव और बहुत बुरा हाल होने पर सेना भेजने। इन अंतर्राष्ट्रीय कल्पना में हर समाज के प्रतिनिधि मिलकर तय करते हैं कि दुनिया में इंसाफ का ढांचा कैसे हो। वे सब अज्ञानता की चादर के पीछे होते हैं, यानी उन्हें यही पता होता कि वे किस देश की ओर से बात कर रहे हैं। उनके पास न उनके इलाके का आकार पता होता है, न कितनी आबादी है, न उनकी ताकत का अंदाज। वे बस यह जानते हैं कि हर समाज के 3 बड़े हित हैं: अपनी आजादी और सुरक्षा, अपने संस्थानों और संस्कृति की रक्षा और अपने लोगों को सम्मान देना।
इस स्थिति में बैठे सभी प्रतिनिधि 8 नियमों को चुने हुए फिर से सही पाएंगे, क्योंकि वे सब बराबरी और आजादी से शुरू करते हैं। उन्हें मालूम होता है कि कोई भी देश अपनी बुनियादी जरूरतों का त्याग नहीं कर सकता और कोई भी सबकी भलाई के नाम पर अपनी ताकत बढ़ा नहीं सकता। इसलिए वे उन यूटिलिटेरियन सोच को ठुकरा देंगे जिसमें हर देश को अपनी असली जरूरतें छोड़कर दुनिया की खुशी बढ़ानी होती है। नियम चुनने के बाद यह भी देखा जाता है कि ये नियम वक्त के साथ टिकेंगे या नहीं। यहाँ भी ऐसा ही होगा। हर देश जानकार रहेगा कि ये नियम उसके भले के लिए हैं और बाकी देशों को भी समान रूप से फायदा होगा। इससे एक भरोसे का माहौल बनेगा जहाँ शक्ति का संतुलन बदलने पर भी सब एक दूसरे के साथ मिलकर इन नियमों का पालन करते रहेंगे। रॉल्स ने यह भी देखा कि आजाद देशों के बीच आमतौर पर लड़ाई कम होती है, इसलिए ये नियम वास्तविक दुनिया में टिक सकते हैं। जब कोई देश इन नियमों को तोड़ता है या अपनी ताकत से दूसरे पर टूटता है, तो बाकी देशों को उसे रोकने में कड़ा रवैया अपनाने का हक है, लेकिन इसमें भी इंसाफ के अपने तरीके, जैसे सीधे आम जनता पर हमला न करना, जरूर बढ़ते जाएंगे। हर समाज का एक अंतर्राष्ट्रीय मूल विचार होता है, जहां सभी देश बराबरी और आजादी से मिलकर नियम तय करते हैं। इस सोच में सब प्रतिनिधि उस चादर के पीछे होते हैं जिसमें उन्हें नहीं पता होता कि वे किस देश की तरफ से बात कर रहे हैं। उनके पास ना क्षेत्रफल का ज्ञान होता है, ना आबादी का, ना ताकत का। फिर भी वे सोचते हैं कि हर देश की सबसे बड़ी जरूरत है अपनी आजादी, अपनी सीमाओं की रक्षा और अपने लोगों का सम्मान। इस सोच से जो 8 नियम बनाए गए वे सब देशों के लिए सही माने जाते हैं, क्योंकि ये सबकी भलाई और सुरक्षार्थ है। कुछ देश ऐसे होते हैं जो अपने अंदर इतने संसाधन नहीं रख पाते कि वे बराबरी या सभ्य संस्थाएं चला सके। उन्हें बोझिल समाज कहते हैं। ऐसे देश में आबादी इतनी बढ़ जाती है कि जरूरी सुविधाएं कम पड़ जाती हैं, या गरीबी इतनी बढ़ जाती है कि इंसाफ के नियम नहीं चल पाते। इन देशों की मदद करना बाकी दुनिया की जिम्मेदारी होती है, ताकि वे फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपने काम खुद संभाल सके। रॉल्स की दुनिया एक यूटोपिया नहीं, बल्कि एक वास्तविक सपना है जहां सभी देश मिलजुल कर शांतिपूर्ण रहे। आजाद और सभ्य समाज जबरदस्ती से लड़ते नहीं, बल्कि उन देशों की मदद करते हैं जो मुश्किल में हो और उनके बुनियादी हक सुरक्षित रख। इस सोच का मकसद इतिहास की बड़ी बुराइयां जैसे अन्यायपूर्ण युद्ध, उत्पीड़न, भूख और नरसंहार को रोकना है। यह सपना इतना बड़ा है कि हर देश के लोग खुद को सिर्फ ताकत के पीछा करने वाले नहीं, बल्कि एक दूसरे के हित में काम करने वाले समझें।